दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड है उसके हर एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। तो हाजिर हूँ और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हर एक आर्टिकल को डिटेल में, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आर्टिकल 12। अब इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। पार्ट 3 पर भी मैंने एक इंट्रो वीडियो बना दिया था। अगर आपको शॉर्टकट में फंडामेंटल राइट्स को समझना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब डिटेल्स में अगर आप पार्ट 3 को समझना चाहते हैं विथ प्रॉपर केस रेफरेंसेस तो ये क्लास आपके लिए है। फिर चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर देता हूँ ताकि मैं आज की क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आपकी और आपके गवर्नमेंट के बीच में एक शील्ड है, एक ढाल है, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर सरकारें लॉ बनाती हैं, लेकिन सरकारें कोई ऐसा लॉ ना बना दे जिससे जो हमारी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाए। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। अब ये क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल जो 12 है बेसिकली, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये आपकी और आपके गवर्नमेंट के बीच में शील्ड है। तो क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। यानी कुल मिलाकर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे वो आपके और आपके स्टेट के बीच में होंगे, किसी प्राइवेट संस्था के बीच में नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई दूसरा परेशान कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार परेशान करेगी तो सरकार के लिए तो फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करेगा तो आपके प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो बेसिकली देखिए, सरकार आपको परेशान ना करे इसके लिए सरकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब लोगों से आपको बचाने का काम सरकार करेगी, सरकार से बचाने का काम आपको फंडामेंटल राइट्स करेंगे, और लोगों से आपको बचाने का काम सरकार करेगी। सरकार लॉज बनाएगी, जैसे आप आईपीसी का नाम सुनते हैं, बीएनएस है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड पहले चलता था 2023 से, अब बीएनएस लागू हो गया है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करेगी हमारी दूसरों से, जिसके लिए पुलिस है, आप देखते हैं जुडिशरी है पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ही हमें परेशान करेगी तो उसके लिए हम फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेनली इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के खिलाफ आपको इस्तेमाल करने हैं इनको। अब व्हाट एग्जैक्टली इफ स्टेट डज नॉट मीन ओनली द गवर्नमेंट? अब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है। तो यहाँ पे आप स्टेट में किसको समझेंगे? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, क्या आता है एग्जैक्टली? तो हम अगर उसकी बात कर लें तो यहाँ पर मेन 4 बॉडीज़ कह सकते हैं आप। द गवर्नमेंट ऑफ एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ संसद हो, जिसमें आपकी राज्यसभा लोकसभा दोनों आएंगी, इसको गवर्नमेंट का हिस्सा माना जाएगा। तो इनके खिलाफ आप अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करा सकते हैं। द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर राज्य का विधान परिषद उसमें, या उसकी जो राज्य की सरकारें हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, इनके खिलाफ आप इनको इन्फोर्स करा सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ है, और इसके साथ साथ अदर अथॉरिटीज़ जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। अभी समझने के लिए मैंने थोड़ी एक टेबल जनरेट की है, वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज, वो सारी आ जाएंगी। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट की जब हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया चीफ मिनिस्टर्स जो भी होते हैं, इसके अलावा जो भी आप कह सकते हैं विधायक वगैरह होते हैं, एमएलएज वगैरह, वो भी आ जाएंगे। विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों आ जाएंगे आपकी। लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आप देखते होंगे शहरों में म्यूनसिपलिटी होती है, तो उनका जो कॉरपोरेशन होता है वो भी इसी के में आ जाएगा। पंचायत, गांव में पंचायत वगैरह होते हैं, जिला परिषद, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटीज़ कहलाएंगे। तो इनमें भी अगर आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप इन्फोर्स करा सकते हैं। अदर अथॉरिटीज़ में आती हैं पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, एलआईसी, ओएनजीसी, एम्स, भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 12 में कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ मानी जाएंगी। अच्छा, क्या यही गवर्नमेंट बॉडीज़ मानी जाएंगी या इसके अलावा कुछ और भी है? तो वो समझ लीजिए। एक केस आया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? 1967 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए कहा था कि ऐसी कोई भी अथॉरिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इज इंक्लूडेड अंडर स्टेट।
यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई भी बॉडी जनरेट की गई है, क्रिएट की गई है, उसे भी स्टेट का हिस्सा माना जाएगा, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो। कैन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कंसिडर्ड एज ए स्टेट? क्या हम किसी प्राइवेट संस्था को भी स्टेट मान सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेट है, और स्टेट से प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। तब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टेट मानकर हम उनके लिए फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मेनी टाइम्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड कंपनीज are involved in the violation of fundamental rights but they can be held accountable article। तो यहाँ पे सवाल है, क्या अकाउंटेबल रहेंगे? तो अकाउंटेबल रहेंगे, लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशंस में क्या क्या, तो कब आपसे अकाउंटेबल रहेंगे? तो उसमें रिसीव्स गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट से किसी प्रकार को उनको फंडिंग मिलती है या उनके ऊपर गवर्नमेंट का डीप कंट्रोल है, तो फिर वो स्टेट के हिस्से माने जाएंगे और आप उनके खिलाफ भी आर्टिकल 12 यानी आपको पावर देता है, फिर आप आर्टिकल 12 के तहत आप कह सकते हैं चूँकि वो स्टेट का हिस्सा बन जाएंगे तो आप फंडामेंटल राइट्स उनको उनके खिलाफ इन्फोर्स करा सकते हैं। परफॉर्म अ पब्लिक फंक्शन, दिस इज़ कंसिडर्ड अ स्टेट। मैंने बताया आपको ये सारी की सारी चीज़ें, यानी प्राइवेट संस्था को भी स्टेट माना जाएगा। उनके लिए सर्टेन सिचुएशंस हैं, उनके या तो उनको सरकार से फंडिंग मिलती हो, या सरकार उनको कंट्रोल करती हो, या कोई पब्लिक वेलफेयर जैसी चीज़ों को मैनेज करता हो। जैसे मैं आप कहता हूँ रेलवे में ही हम लोग देख लेते हैं, रेलवे के बाहर जो फूडिंग वगैरह वहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, तो क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रेलवे विभाग ही निकालता है, तो इसलिए हम उनके खिलाफ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 सबसे विवादास्पद रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। हम केशवानंद भारती केस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आर्टिकल 13 को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम कहेंगे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या है आर्टिकल 13 और क्यों है, दोनों की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इफ पार्लियामेंट मेक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज? क्या हो अगर हमारी संसद भवन ही कोई असंवैधानिक कानून बनाने लगे? Imagine the government passes a law banning the political protest. This would violate Article 19, freedom of speech and expression. क्या हो अगर कल आप जगह और मान लीजिए न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा हुआ हो कि अब आप सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे आसपास किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। क्या हो अगर सरकार ऐसा कोई लॉ बना दे? तो क्या ऐसा हो सकता है एक्चुअल में? कैन सच हैपन? तो यहाँ पे इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 13 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दी है कि अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकता है और उस लॉ की वैल्यू एट द सेम टाइम खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये बात सही है कि पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, लेकिन वो लॉज संविधान के दायरे में रहकर बनाएगी। अगर संविधान के दायरे से बाहर जाएगी तो वो लॉ ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट हमारा उसको अवैध घोषित कर देगा, उसके बाद उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आगे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लिखा हुआ है ऑल लॉज इन फोर्स ऑफ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वाइड इफ दे वर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर बनाया गया है या पहले बनाया गया था, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो ऑटोमेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा और ऐसे में उसे अवॉइड यानी वाइड घोषित कर दिया जाएगा। The state shall not make any law which takes away breaches of the fundamental rights। और ना ही स्टेट कोई ऐसा कानून बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टेट्स को लेकर के। इन दिस आर्टिकल लॉ इंक्लूड्स द ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एंड कस्टम्स। यानी आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 3 है वो ये कहता है इसमें क्या क्या आएगा। तो कोई लॉ नहीं बनाएंगे, ना ही कोई ऑर्डिनेंस पास करेंगे और ना ही कोई ऐसे बाई लॉज बनाएंगे, रेगुलेशंस भी नहीं, ना ही कोई नोटिफिकेशन डालेंगे, ना ही कोई कस्टम। अब कस्टम के बारे में डिटेल में बताया था लास्ट टाइम कि जैसे हम लोग अलग अलग रीजन में देखते हैं अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में एक से ज़्यादा शादियाँ करना अलाउड है मेल्स को, बट अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की तो
तो फीमेल्स के लिए कोई खास प्रोविज़न नहीं है। हिंदू धर्म में आप एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा मैरिज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वो बात और है कि आर्टिकल 25 आपको रिलीजियस मान्यताओं को मानने का अधिकार देता है, बट जब हम बात आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 की करते हैं, जहाँ पर हमसे समानता का अधिकार की बात की गई है, तो यहाँ पे समानता का अधिकार तो अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम वुमेन्स के साथ समानता नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदूज वुमेन की तो सिक्योरिटी है, क्योंकि उनका हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, क्यों? उनके लिए लॉ है हिंदू लॉ के अनुसार। लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं, जब शरिया लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मुस्लिम्स हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर कभी ऐसा कोई केस आता है तो क्या होगा, ऐसा कस्टम्स में, यानी कोई अगर किसी का कल्चरल चीज़ें भी है, वो भी किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं, तो उनको भी हटा दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। अब यही सबसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने वाला जो क्लॉज है वो ये है। इसमें ये कहा गया है कि अगर संविधान में अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 368 के बाद के इस्तेमाल करते हुए और कोई नई चीज़ जोड़ी गई, तो ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल 13 की उस पर अप्लाई नहीं होंगी। और इसी पे समय समय पर विवाद होता रहा है। क्यों? एक तरफ कह रहे हैं कि अवैध ना ही बनाएगा और ना ही जो था पहले के वो भी वाइड है। अब जो अगर बनाएगा नहीं, तो यहाँ पर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कोई अमेंडमेंट करते हैं तो नया लॉ ही बनाना है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। 3 चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा है। उस डिस्प्यूट को समझने के लिए मैं अभी आपके साथ कुछ केस रेफरेंसेस को भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 4 क्लॉज है। क्लॉज 1 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो संविधान बनने से पहले का है, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उतना हिस्सा जितना वायलेट करता है वो अवैध हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा है तो पूरा का पूरा अवैध हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो भी वो अवैध घोषित हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्लॉज 3 में डेफिनेशन दी गई है कि क्या क्या उसके अंतर्गत आएगा, और क्लॉज 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में कहा गया है। और बाद में ये कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट, देखिए पहले इस चीज़ को लेकर डाउट था, लेकिन केशवानंद भारती जी का केस अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13 इफ अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। यानी अभी क्या, अब चौथा क्लॉज ये कहता है कि अगर बेसिक डॉक्ट्राइन, अब चूंकि ये आपका बेसिक डॉक्ट्राइन वर्ड आया था केशवानंद भारती जी के केस के बारे में, तो ये कहा गया कि अब अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए संविधान में कोई अमेंडमेंट भी करती है पार्लियामेंट, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कि जो अमेंडमेंट किया गया है वो सही है कि नहीं, डिमांड है उसकी कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं उसकी। अगर आप उसको चाहे, आपके फंडामेंटल किसी राइट का वायलेशन हुआ है और आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए आर्टिकल 32 है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के तहत कि वो चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट सही है गलत है ये इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। अब इसको लेकर के 3 केसेस हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये तीनों के तीनों केसेस में समझा चुका हूँ लास्ट के, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। डीपीएसपीज में सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे जो पिछड़ा तबका है वो आगे आए, जिनके पास ज़मीन नहीं उनके पास ज़मीन पहुंचाई जाए, जिनके पास काम नहीं उनको काम दिया जाए। डीपीएसपीज में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 जो पहले था, उसमें क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी जो संपत्ति है वो आप ही की है, आपका फंडामेंटल राइट है। तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप सरकार से बोल रहे हो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दीजिए, और यहाँ पर जिनके पास ज़मीन है आप उनसे ये बोल रहे हो कि ये आपका फंडामेंटल अधिकार है। तो जब आपसे कोई ज़मीन लेगा नहीं तो वो ज़मीन दूसरों को देंगे कैसे? देखिए जो लैंड है वो तो सीमित है, सीधी सीधी बात है, अगर एक व्यक्ति से ली जाएगी तभी तो दूसरे को दी जाएगी। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जैसे ये रूल्स बनाए गए, इसके बाद क्या हुआ, सरकारों ने लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आर्टिकल 39 का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाए। जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते, जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो आपसे ले ली जाएगी। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, आप मान लीजिए एयरपोर्ट बनवाना हो या रेलवे स्टेशन बनाना हो, किसी न किसी वजह से अगर आपकी लैंड ली जा रही है, तो अब चूंकि ये फंडामेंटल राइट है तो आप कैसे ले पाएंगे। तो जैसे ही मान लीजिए किसी की लैंड ली गई तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 केसेस हमने मेंशन किए हैं। पहला था शंकरी प्रसाद का केस जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ था। केस क्या था? कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। क्योंकि वहाँ पर पहले क्या हुआ कि केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उन्होंने
मान लीजिए बात कही कि नहीं हमारा ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये हमसे हमारी ज़मीन नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार के पास जब आप पहुँचते हैं, चूँकि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया था कि नहीं अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए चाहे तो सरकार आपकी लड़ ले सकती है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज़ को आर्ग्यूमेंट हुआ कि क्या पार्लियामेंट हमारे किसी भी हिस्से को अमेंड कर देगी क्या, जबकि वो फंडामेंटल राइट है हमारा। तो जजमेंट ये आया कि हाँ, चूँकि आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाइज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने पहले कहा, पहले यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होता, अगर कोई नया लॉ बनेगा तो उस पर अप्लाई नहीं होता। ये पहला जजमेंट आया था 1951 में। फिर गोलकनाथ के मामले में सेम चीज़ हुई थी, 2 ब्रदर्स थे और उन्होंने भी सेम चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात उठाई थी, लेकिन इस बार चीज़ें बदल गई थी। कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 368, फिर से वही चीज़ है। यहाँ पर जजमेंट आया, नो फंडामेंटल राइट्स आर अबव द पार्लियामेंट अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट लॉस्ट द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंटिल द केशवानंद भारती। यानी इस चीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था और उन्होंने ये कहा था ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है सरकार जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ये गोलकनाथ मामले में हुआ और फिर इसके बाद दोबारा से केशवानंद भारती का मामला आ गया। ये कब आया, 1973 में। देखिए सीधी सीधी बात है, कुछ लॉस तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी की जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो लेंगे नहीं तो सीधी सीधी बात है, सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं जो कि प्रेम्बल का हिस्सा है हमारे, तो हम कैसे सोशल इक्वलिटी लेकर आएंगे। अब उसके लिए हमारे पास जिसके पास कम है उसको देना पड़ेगा और जिसके पास ज़्यादा है उसे लेना पड़ेगा। तो केशवानंद भारती में के केस में आकर के फाइनली इसका एक बेसिक ऐसा जजमेंट आया जिसके बाद चीज़ें लगभग काफ़ी हद तक श्योर हो गई। मैटर सेम ही था और इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर चाहें तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट बना सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर सकती। लिखा हुआ है, नाउ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो बेसिक डॉक्ट्राइन है, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट रूल द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि चीज़ें बदलती रहती है। कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा जजमेंट देती है जिससे सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और कभी कभी सरकार फिर से किसी न किसी पॉइंट को लेकर आगे आती है, कभी कोई व्यक्ति आगे लेकर आता है। तो यही लॉयर्स का काम है, इन्हीं चीज़ों पे बहस करना। चलिए हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं जो कि इक्वलिटी की बात करता है। लिखा है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं पहले। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। किसी के बैकग्राउंड की वजह से, जैसे मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, मैं वेल्थी फैमिली से आता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड हो या किसी भी चीज़ की वजह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमेशा लॉ के तहत सब बराबर है, सबको बराबर माना जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सबको बराबरी का ही अधिकार मिलेगा। लॉ शुड ट्रीट सिमिलर पीपल इन सिमिलर वेज, सभी के साथ लॉज सेम व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए लॉ कुछ और है और दूसरे व्यक्ति के लिए लॉ कुछ और है। अब इसी को चीज़ को लेकर अभी आप कंफ्यूज हो गए कि अगर ऐसा है तो वुमेन्स के लिए सिस्टम अलग है, अगर वो पुलिस की वैकेंसी के लिए जाती हैं तो उसमें उनकी रेस अलग है, मेंस के लिए अलग है। तो थोड़ा पूरा समझ लीजिएगा ताकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। अ पॉलिटिशियन एंड कॉमन सिटीजन शुड बी पनिश्ड इक्वली फॉर अ क्राइम। एक चाहे पॉलिटिशियन कोई क्राइम करता है या कोई एक व्यक्ति सिटीजन आम नागरिक क्राइम करता है, दोनों को बराबर पनिशमेंट दिया जाएगा उस सेम ऑफेंस के लिए। अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, और ना ही आपके क्योंकि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा रिलीजन को लेकर के कि पुलिस आपको बस बिकॉज क्योंकि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि आप दलित हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। क्या हो सकता है वो पहले तो आप बेसिक 2 प्रिंसिपल्स हमको समझ लीजिए। एवरीवन इज ए सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, सेम लॉ फॉलो किए जाएंगे। अ मिनिस्टर एंड अ फार्मर मस्ट फॉलो द सेम ट्रैफिक रूल्स। अब वो बात और है कि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब मिनिस्टर्स आते हैं तो रास्ते रोक दिए जाते हैं उनके लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हिसाब से चलेंगे हम तो हाँ, चाहे वो फार्मर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, दोनों के लिए सेम लॉ फॉलो किए जाएंगे, सेम ट्रैफिक रूल्स उनको फॉलो करने होंगे। लॉ कैन क्लासीफाई पीपल बट दिस क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनल। हाँ, लॉ अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर वजह होनी चाहिए। अब वजह क्या आ सकती है, जैसे मैंने कहा कि वुमेन्स के लिए बसों में अलग सीट्स होती हैं, उनकी एक वजह है, क्योंकि वुमेन्स के जो आप जानते हैं थोड़ा सेंसिटिव होती हैं वो, तो उन चीज़ों को ध्यान करके उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सीट्स अलग बनाई जाती हैं। तो ये हो सकता है। यहाँ पर कुल मिला के आप पॉजिटिव वे में चीज़ें कर सकते हैं, निगेटिव वे में नहीं कर सकते।
थोड़ा और समझ लेते हैं। क्या कहता है, नो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दिस मीन्स दैट द लॉ कैन ट्रीट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल डिफरेंटली इफ देयर इज अ वैलिड रीजन। हाँ, अगर अलग अलग ग्रुप्स के लिए कोई पर्टिकुलर वैलिड रीज़न है तो अलग अलग लॉज भी चल सकते हैं, ठीक है। लॉ डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है अगर कोई वैलिड रीज़न है तो। जैसे एग्जांपल, कोई धनी व्यक्ति है तो उसके लिए जो टैक्स रेट्स होंगे वो अलग होंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है उनके लिए। रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी के लिए, एजुकेशन में और जॉब्स में भी। क्यों? चूँकि उनको पिछड़ा माना जाता है। सोशल ऑर्डर में देखिए, नेगेटिव वे पे नहीं जा सकता, पॉजिटिव वे में जा सकता है। ऐसे बोला गया है, लॉज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन्स डिफरेंटली। बच्चों के लिए कानून और औरतों के लिए कानून अलग अलग होते हैं, ये भी आपको पता है। तो पॉजिटिव वे में चूँकि ऑलरेडी वो उनके ये माना जाता है कि औरतें ऑलरेडी पिछड़ी हुई थी, उनको बराबरी का अधिकार चाहिए, फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो अलग अलग कानून बनाए जाते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, निगेटिव वे में नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अ लॉ दैट बैन्स दलित फ्रॉम द एंटरिंग इन द टेम्पल्स। अब ये नहीं बना सकते कि दलित सब मंदिर में एंटर नहीं कर पाएंगे, निगेटिव चीज़ है ये। आप जात के बिहाफ पर उनको किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट मत करिए। हाँ, अगर वो पीछे है तो आगे लेके आ सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। अ रूल दैट डिनाइज द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को आपको अब सरकार की जॉब में नहीं देने देंगे, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, तो ये नहीं कर सकते आप। अब इसको लेकर के एक मेनका गांधी जी का केस आया था, और केसेस कुछ और भी हैं। मैं थोड़ा मेनका गांधी के केस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके केस में हुआ क्या था कि पुलिस ने कुछ रीज़न वश इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तो इन्होंने आर्टिकल 14 के तहत और कई सारे आर्टिकल 21 के तहत भी ये सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे डिग्निटी से जीने का अधिकार है और मैं समानता से जीना चाहती हूँ, मेरे बैकग्राउंड की वजह से मेरे साथ डिफरेंटली बिहेव किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो आर्टिकल 14 नाउ प्रिवेंट्स अनफेयर गवर्नमेंट एक्शंस दैट आर आर्बिट्रेटरी टू डिस्क्रिमिनेटरी। अगर सरकारी कोई भी विभाग आपके साथ भेदभाव करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 15, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव से हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, रोकथाम करेगा। कैसे करेगा? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई कहीं पे पैदा हुआ है, किसी की जाति क्या है, किसी के धर्म क्या है, किसी की नस्ल क्या है, किसी का जेंडर क्या है, इन चीज़ों को लेकर के स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल on such ground be subject to any disability, restriction or condition in public places. पब्लिक प्लेसेस में किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को लेकर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके साथ डिफरेंट प्लेस ना हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? मैंने कहा रिलीजन है, रेस है, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये मैं बता चुका हूँ। कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है इसलिए आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, कोई व्यक्ति का जाति क्या है इसलिए आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, नस्ल क्या है ये सोचकर आप भेदभाव कर रहे हो, जेंडर क्या है ये सोच करके आप भेदभाव करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। देखिए, भेदभाव यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि वुमेन्स के लिए अलग जगह है, मेंस के लिए अलग जगह है, वो पॉजिटिव वे में है। आप उनको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते इन चीज़ों को लेकर के। एग्जाम्पल में, द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ लॉ दैट बैन्स मुस्लिम फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, सही मैं बता चुका हूँ। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू द चाइल्ड अबाउट द कास्ट। क्यों? कास्ट के बिहास पे, बिकॉज ऑफ कास्ट के आप चक्कर में किसी स्टूडेंट का ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन नहीं लेंगे आप, एडमिशन तो लेना पड़ेगा आपको। अब आर्टिकल 15 में ही कुछ और क्लॉज भी हैं। अब उन क्लॉज को लेकर के एक केस आया था, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा पॉजिटिव वे में हो सकता है। अब आर्टिकल 15, 3, 4, 5, 6 किस बारे में? आर्टिकल 15(3) कहता है अलाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों और बच्चों के लिए अगर कोई पॉजिटिव चीज़ करनी हो तो उसके लिए भेदभाव कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मैटरनिटी लीव फॉर द वुमेन्स, ठीक है। जैसे क्या होता है कि औरतों को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको लीव मिलती है। अब मेल्स में तो ऐसा होता नहीं भाई, प्रेग्नेंट नहीं होते ना मेल्स, तो उनको लीव तो नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही जो एजुकेशंस होती हैं, कई बार लड़कियों के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होते हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में मेल्स नहीं कह सकते ऐसा कि यार हमें क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा। तो मैंने क्या पॉजिटिव अप्रोच के तहत ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? 15(4) क्लॉज अलाउ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। एससी, एसटी और ओबीसीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिसमें तहत सरकारी जॉब्स में उनको रिजर्वेशन मिलता है और एजुकेशन में मिलता है। 15(5) क्या कहता है? इनेबल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। यहाँ तक कि अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी
आपका आर्टिकल 15 के तहत उनको रिजर्वेशन मिलता है। 27% OBC रिजर्वेशन इन द प्राइवेट कॉलेजेस एक्सेप्ट माइनॉरिटीज रन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और 15(6) क्या कहता है, अलाउ रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमी की वीकर सेक्शन, ठीक है। कोई इकोनॉमिकली भी वीक हैगा तो उसके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। EWS 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। अब इसको लेकर ये केस था चंपकम दुराइजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का, जिसमें फर्स्ट मेजर केस और रिजर्वेशन को लेकर हुआ था। इशू था कि मद्रास गवर्नमेंट गेव रिजर्वेशन इन द मेडिकल कॉलेज बेस्ड ऑन कास्ट। जात के बिहार पर किसी को रिजर्वेशन दे दिया तो दूसरे को मिला नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहता है कि नहीं, मेरे साथ समानता नहीं हुई है। जजमेंट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्टक इट डाउन, ये कहा कि स्टेटिंग ओनली आर्टिकल 15(4) कैन अलाउ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। आर्टिकल 14 अलाउ करता है कि भाई आप जात के बिहार पर रिजर्वेशन अलाउ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 15 अप्लाइज इन द स्टेट, नॉट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। आर्टिकल जो 15 है वो स्टेट्स के खिलाफ अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं। बट 93 जो संविधान संशोधन के तहत 2005 में जिसको किया गया है, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन अप्लाइड है एक्सेप्ट मिनॉरिटी रन्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके तहत एग्जांपल्स में क्या है, अब गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स जिनमें गवर्नमेंट से फंडिंग आती है कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन टू द दलित स्टूडेंट्स, और कैन private company however can prefer male employees or female employees since article 15 does not directly apply them, ठीक। अभी भी प्राइवेट कंपनियां ये तो कर सकती है कि उनको मेल को रखना है, फीमेल को रखना है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन की बात आती तो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अब ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी टू द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर के है। क्या क्या गया है, देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इन स्टेट की किसी भी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना है, ठीक है। इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, पहला वाला पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करने जाता हूँ। ये ठीक है आपका पहला पॉइंट। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस बेस्ड यहाँ पर, तो वही चीज़ें हैं कि इनके बिहार पर भेदभाव नहीं होगा, रीजन के बिहार पर, कास्ट के बिहार पर, सेक्स के बिहार पर, डिसेंडेंट पूर्वजों के बिहार पर, या फिर आप कह सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ के बिहार पर लिखा हुआ है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैन नॉट से दैट ओनली यूपी बॉर्न सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी में जो पैदा हुए हैं वही केवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ मुस्लिम, हिंदू एंड सिख शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब्स, ठीक है। सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबको सेम जॉब्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए। हाँ, पब्लिक वेलफेयर के लिए मैंने कहा था कि कई बार चीज़ें अलग हो जाती है। अब इसमें भी कई सारे क्लॉज हैं, जैसे 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4)A, 16(4)B। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16(1) कहता है एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड बस, ठीक है। इसमें सिख और हिंदू बिल्कुल सेम तरीके से उनका सिलेक्शन होगा। पार्लियामेंट कैन सेट द रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर द सर्टेन जॉब्स। हाँ, पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी खास जगह के लिए कोई सर्टेन रेजिडेंस बेस्ड जॉब सेट कर सकता है कि नहीं, अगर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है तो जम्मू कश्मीर में उसको जॉब मिल जाएगी। ये चीज़ें कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो जॉब्स निकल रही हैं उनमें वहीं का व्यक्ति लिया जाएगा, ये कर सकता है, ठीक है। अलाउ रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस फॉर SC/ST। हाँ, SC/ST को प्रमोट करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। पिछले साल कोई वैकेंसियाँ थी जो पूरी नहीं हो पाई तो अगले साल उनको जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। आर्टिकल 17 बहुत फेमस है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ था। और इस चीज़ को लेकर के अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो छुआछूत का मतलब सिर्फ छूना समझते हैं। अब इसमें उन चीज़ों को भी डिफाइन किया गया। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। किसी भी प्रकार की छुआछूत
मना है, ठीक है। द इन्फोर्सिबल ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट दैट अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन द अकॉर्डेंस विद लॉ। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर आपके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। Untouchability is completely abolished. No citizen can be denied access to the public places based on caste. Violation can be punished by law. किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी की जात की वजह से आप उसे मना नहीं कर सकते कि आप वहाँ मत जाइए। जैसे कि मंदिरों में घुसना, आप इस भी लेकर गए, यहाँ पे दलित कैन नॉट बी स्टॉप्ड इंटरिंग इन द टेम्पल। दलित उसको आप रोक नहीं सकते हैं कि वो मंदिरों में इंटर ना करें। अ लोअर कास्ट पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड अ सीट इन द रेस्टोरेंट फॉर बस। अब बस में या किसी रेस्टोरेंट में आप उनको सीट नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो दलित है, तो ये मना किया गया आर्टिकल 17 में, ठीक है। इसको लेकर के कई सारी चीज़ें कही गई। सोशल बाइकॉट बेस्ड ऑन कास्ट, किसी को सोशली कनेक्ट ना होने देना, सोशली गैदरिंग में इकट्ठा ना आने जाने देना कास्ट के बिहाफ पे, तो ये मना है। डिनाइंग एंटरिंग द टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, आप किसी को स्कूल, हॉस्पिटल या शॉप्स में ना घुसने दें, तो ये भी मना है। वायलेंस एंड इंसल्ट्स, दलित्स को, अब अगर CST आपने सुना होगा, मैटर हाल ही में आया है कि अगर आप किसी को जात सूचक गाली देते हैं तो वो भी मना है, ठीक है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल का एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इवन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी वायलेट्स आर्टिकल 17, ठीक है। इनफॉर्म मतलब क्या हो गया कि आप अगर किसी को बोल रहे हो या किसी डायरेक्टली आप भले छुआछूत नहीं कर रहे हो लेकिन आप अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हो तो वो भी मना है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन शैल बी कन्फर्म्ड। अब इसको देखिए, थोड़ा स्पेशल टाइटल्स लगाने से मना किया गया है। जैसे उन स्पेशल टाइटल्स में क्या क्या हो सकता है? नो सिटीजन कैन एक्सेप्ट यूज रॉयल और ऑनरिफिक टाइटल्स जैसे राजा, नवाब, सर। तो सर तो छोड़ दीजिए, वो तो चल जाता है कॉमन वर्ड में। ज़्यादा स्पेशल बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको नाम के आगे लगाने से मना किया गया है जिससे भेदभाव से जनरेट हो जाए। हालांकि इसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं कि मिलिट्री के जो अधिकारी हैं उनमें डॉक्टर, प्रोफेसर या मेजर, ब्रिगेडियर, इनको अलाउड है, ये अपने टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या चीज़ें नहीं अलाउड है? एन इंडियन सर्जन कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइटल सर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियंस को इंडिया में सर कह के आप बुला रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि सर नाम की उपाधि दे दी गई है किसी अदर कंट्री से और उसको लेके घूम रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। ऐसे लिखा है भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स अलाउड बट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल बिफोर नेम्स। अब मिल गया है तो अब नाम के आगे ये लगाना शुरू कर दो, ये अलाउड नहीं है। लैंडमार्क केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1916 का। सुप्रीम कोर्ट ने अवेल्ड किया था नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न बट रूल्स दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल। इनका टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बाद में बोला। तो आज फिलहाल हमने एक प्रकार से कह सकते हैं राइट टू इक्वलिटी का जो हिस्सा है आर्टिकल 14 टू लेकर के आर्टिकल 18 तक हमने उसको क्लियर कर दिया। अब हम आर्टिकल 19 से लेकर के आगे की चीज़ों को अगले वीडियोस में देखेंगे। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो आज इतना ही रहेगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जल्द मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।